नमस्कार, मैं बैराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज के इस अंक में हम आपको मिलवाने वाले हैं गिरिडीह के एक ऐसे शख्स से जो कई क्षेत्रों में अपनी ख्यातियाँ प्राप्त कर चुके हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में और वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो स्वागत है सर, जिनका नाम है अरविंद अग्रवाल जी। स्वागत है सर हमारे इस चैनल में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, आपके चैनल को और चैनल के पूरी टीम को हमारी ओर से, पूरी रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सबसे पहले आपको रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन निर्वाचित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे टीम की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी। और इस मुहिम का हिस्सा आप लोग भी बनिए, क्योंकि ये पूरी तरह से सेवा और परोपकार का क्षेत्र है। तो हम चाहेंगे कि शुभकामना के साथ साथ आप लोग जुड़े और सेवा के क्षेत्र में आप हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलें। जब हम देखते हैं अरविंद अग्रवाल जी को, हमारे जो क्षेत्र है उनके लिए एक चर्चित उस क्षेत्र के लिए एक चर्चित चेहरे हैं। कई समाज से जुड़े हुए काम में अधिकतर आप नज़र आते हैं। तो सर, हम शुरुआत करने चाहते हैं आपके बचपन से। आप अपने बचपन के बारे में बताते हुए ये हमें बताइए कि आपका बचपन का शुरुआत कहाँ से हो, किस क्षेत्र, किस जगह? देखिए, हम गिरिडीह जिले के राजधनवार के रहने वाले हैं और मेरा शुरुआत बचपन राजधनवार में ही बीता। राजधनवार की मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, राजधनवार से एक लगाव है, चूँकि वहीं जन्म हुआ, वहीं पला बड़ा, प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं से हुई। तो निश्चित तौर पर जब मैं बचपन की बातें आपने की तो बहुत सारी बातें ज़हन में ताज़ा हो गई कि सेवा का भाव आदमी को जो कहा जाता है कि बचपन से ही उसके मन में आता है। तो आपको हम एक वाक़या सुनाते हैं कि एक बार एक बूढ़े भिखारी हमसे मुलाकात हुई। उस वक़्त हम शायद 10 या 12 साल के होंगे। तो वो भूख से व्याकुल थे, तो हमको वो बोले कि बाबू कुछ खिला दो। तब मेरे पास जेब में कुछ पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन उस आदमी को हमने देखा तो हम घर गए। और घर गए तो घर में किसी से पैसा माँगने की हिम्मत इसलिए नहीं थी, उस वक़्त पैसे की क्राइसिस होती थी माँ-बाप, पिताजी से, कि अगर माँगेंगे तो डाँटेंगे कि दूसरे खिलाने के लिए माँग रहा है। तो चुपके से माँ का रखा हुआ पैसा 10 रुपये निकाले थे और उसको ले जाकर होटल में खाना खिलवाए थे, और जो पैसा बचा था वो उसी को दे दिए। और वहीं से कहा जा सकता है कि हमको उस वक़्त कुछ जानते भी नहीं थे कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, लेकिन वो परोपकार की भावना बचपन से ही आई थी। उसके बाद जब हम कॉलेज में थे तो भी कई बार आपको आश्चर्य होगा कि हम अपने पैसे से, जो हमको पढ़ाई के लिए घर से पैसे मिलते थे, तो जो निर्धन छात्र होते थे तो उसकी मदद के लिए हम अपने पैसे से काट कर उसके लिए भी किताबें को खरीदने का काम करते थे। और ये परंपरा चलता रहा। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन परोपकार की भावना मैंने कभी नहीं छोड़ी। तो आप गिरिडीह में रहते हैं, तो राजधनवार में जब आपका बचपन बीत रहा होगा, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे। उन दोस्तों को सर याद करते हैं? निश्चित तौर पर बचपन की दोस्ती आज भी याद है, और कई बचपन के दोस्त अभी आज भी साथ में हैं। कुछ होता है ना, जैसे जैसे आदमी अपने पारिवारिक माहौल में जाता है तो लोग अपने अपने जीवन, अपनी अपनी दुनिया में खो जाते हैं, लेकिन आज भी पुराने दोस्तों से मुलाकात होती है तो एक याद ताज़ा होता है। राजधनवार की छठ की बात की जाए तो वहाँ का छठ पूरे झारखंड में ऐतिहासिक है, और उस छठ पूजा समिति का मैं संरक्षक भी हूँ। तो इस हैसियत से सारे दोस्तों से मुलाकात होती है, जो कहीं भी हैं, चाहे वो बनारस में हो, चाहे रांची में हो, कहीं भी हो, तो हम लोग छठ में एक बार आते हैं, एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, 4 दिन का मिलन होता है और फिर बचपन की बातें एक दूसरे से शेयर होती है। हम लोगों ने खेल को भी बढ़ावा दिया, चूँकि मैं खुद स्टेट लेवल का गोलकीपर रहा हूँ फुटबॉल में, और अंडाल में मैं चैंपियन बना था। तब हमको रेलवे में नौकरी का ऑफ़र भी आया था, लेकिन तब वो जानकारी नहीं थी और हमने उसे कहा जाता कि उस ऑफ़र को ठुकरा दिया था। आज पछताते हैं कि रेलवे की नौकरी मिल रही थी खेल के कोटा से, लेकिन हमने नहीं किया था। तब बहुत सारे सपने थे, तो खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने सुरभि क्लब का गठन किया था, कुछ दोस्तों ने मिलकर, और बड़े-बड़े टूर्नामेंट करवाए। राजधनवार की धरती पर ऐसा टूर्नामेंट हमको नहीं लगता कि जिला या थी, जिसमें हम लोगों ने ना सिर्फ झारखंड के रांची, घाटों कोलवरी, हजारीबाग पुलिस लाइन, बल्कि गया और कोलकाता जैसी टीमों को लाकर राजधनवार के मैदान में खिलवाते थे, और एक बड़ा टूर्नामेंट हर साल होता था। उसमें हमारे श्याम सुंदर संतालिया जो मेरे मित्र हैं, संजय हैं, मित्र हैं, नरेश, ये तमाम लोगों को, रोबिन, इन लोगों का योगदान हुआ करता था, और हम लोग आपस में ही कंट्रीब्यूट करके बड़े-बड़े टूर्नामेंट को करवाते थे। तो निश्चित तौर पर आज भी
राय धनवार तो हमेशा दिल में रहेगा, हम कहीं भी रहें, लेकिन राय धनवार के प्यार को भूल नहीं सकते। राय धनवार से गिरिडीह आने का सफ़र वो कैसा यहाँ? ये भी एक गजब का था। राय धनवार में जब हम किए 94 में दारोगा की बहाली निकली थी। हम लोग दोस्तों ने दारोगा का नौकरी के लिए आवेदन दिया था। तो स्पोर्ट्स में हम लोग को पूरा ये था कि स्पोर्ट्स में हम लोग गए तो दौड़ तो निकाल लेंगे, बस फिजिकल निकाल लेंगे। रिटेन का कुछ अता पता नहीं था, कोई उसका गॉड फादर नहीं था जो बता सके कि क्या होता है। तो हम लोगों ने दारोगा की नौकरी के लिए आवेदन दिया, फिजिकल में निकाला भी, लेकिन किसी कारण से रिटेन में छट गए। तो उसके बाद एक तो लगा कि कुछ कर सकते हैं। अचानक एक ऐसा कहा जा सकता कि परिस्थिति उत्पन्न हुआ कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किए 1993-94 में। उससे पहले चिट्ठी पत्री या तमाम चीज़ों को लिखा करते थे, अखबारों में मेरा कॉलम आता था, व्यंग्यवान और तमाम चीज़ें। तो वो हमारा हास्य प्रधान कॉलम हुआ करता था अखबारों में। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में 93-94 में मैं आवाज़ से शुरू किए थे, और उसके बाद आज लगभग 30 साल के लगभग हो चुका है। 30 साल से ज़्यादा पत्रकारिता में अपना समय दे चुके हैं। और अब कहा जा सकता है कि पत्रकारिता मेरे रग रग में है। हमने कई उतार चढ़ाव को देखा। तो उसी दौरान जब राय धनवार से हम पत्रकारिता करते थे, तो हमारे जो यहाँ साथी थे ब्यूरो चीफ उस वक्त राकेश सिन्हा जी, उनकी शादी थी। तो वो हमको राय धनवार से गिरिडीह ऑफिस देखने के लिए लाए थे। और यहाँ अचानक ऐसा कुछ वाकया हो गया कि राय धनवार के बाद हम गिरिडीह में ही 2000 में रह गए, और प्रभात खबर से एक नई जर्नी की शुरुआत हुई थी गिरिडीह में। और आज कई अखबार और चैनल को करते करते आज मैं कुछ माह पहले तक संपादक के रूप में सन्मार्ग में योगदान दिया, कार्यकारी संपादक के रूप में रांची में 1.5 साल तक नौकरी की। उसके बाद आज मैं रफ्तार मीडिया जो चैनल है उसका स्टेट हेड के रूप में सेवा दे रहा हूँ। और गिरिडीह से छोड़ने के बाद हमें 1.5 साल तक लगभग रांची में रहे, लेकिन गिरिडीह की मिट्टी में ऐसी पकड़ है और ऐसा प्यार है कि रांची हमको रास नहीं आने लगा। तो फिर वापस हम गिरिडीह आ गए। और गिरिडीह में जो सेवा भाव है, पत्रकारिता के साथ साथ मेरा समाज सेवा शुरू से रहा है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्यार बांटते चलो अभियान चलाया, बिरहोर विकास समिति बिरहोरों के उत्थान के लिए काम किया। आज बिरहोरों के लिए छात्रावास है, उसमें भी हमें सहभागिता करने की मौका मिला। इसके अलावा सेवा के कई क्षेत्र हैं। जब जब हम लोगों को हमें लगा कि ज़रूरतमंद है मदद के लिए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार खड़ा रहा। आपने कई लोगों का मदद किया और आप एक पत्रकार के तौर पर गिरिडीह आए, फिर अभी आप वर्तमान में रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन हैं। आपने कई लोगों की मदद किया सर, लेकिन आप अपना स्ट्रगल के बारे में बताइए, क्योंकि आप जब कई लोगों को मदद करते हैं या कुछ है, कहीं ना कि अपना स्ट्रगल भी जीवन में चल रहा होता, उसके बारे में। जी, निश्चित तौर पर जब हमने राय धनवार को छोड़कर गिरिडीह में प्रवेश किया, तो मेरे साथ भी ये चैलेंज था कि गिरिडीह में कैसे स्थापित हो सके। आपको आश्चर्य होगा कि प्रभात खबर जब हम ज्वाइन किए थे वर्ष 2000 में, तो मेरी सैलरी 700 रुपये की थी, मात्र 700 रुपये की। और उसमें हमने 350 रुपये का एक छोटा सा कमरा लिया था बरगंडा में, पांडे जी का घर है। और उस छोटे से कमरे में हम रहना शुरू किए। खाने की समस्या होने लगी, भोजन की समस्या होने लगी, अकेले आए थे घर छोड़कर। तो कॉलेज के कुछ लड़के थे जो हमारे बगल के रूम में रहते थे, वे लोग स्टोव में अपना खाना बनाते थे। हम उन लोगों को बोले कि बाबू आप लोग अगर खाना बनाते हो, अगर मेरे लिए भी बना दो तो हम गैस का व्यवस्था कर सकते हैं, हम लोग मिल के बनाएंगे, जो खर्च होगा वो आधा दे देंगे। तो जो बच्चे स्टोव में खाना बनाते वो गैस की बात सुने तो वो उसकी बाँछें खिल गई। तो हमने गैस सिलेंडर में चूल्हा ला के उसको दिया। लेकिन स्टूडेंट लाइफ जानते हैं, तो सुबह खिचड़ी, दोपहर खिचड़ी, कभी कभी तो दोपहर का बचा हुआ रात में खिचड़ी। और हमको लगता है कि 1 साल तक जीवन खिचड़ी पर ही चला। किसी को आज हमारी उपलब्धि दिखाई देगी, लेकिन स्ट्रगल है, शायद लोग नहीं देख पाए। लेकिन तब भी मैं पूरी ईमानदारी से पत्रकारिता किया। आज गिरिडीह में एक लोग जानते हैं कि ना मैं कभी किसी के को ब्लैकमेल किया, ना ये किसी के दरवाजे पर गया। आज पत्रकारिता को एक मुकाम तक पहुंचाया। आज गिरिडीह प्रेस क्लब का मैं महासचिव हूं, रांची प्रेस क्लब का मेंबर हूं,
और मैं सभी से एक ही चीज़ कहता हूँ कि मेहनत के बल पर किसी भी शिखर को छुआ जा सकता है, अपने अंदर हौसला को बनाए रखना है। तो स्ट्रगल की बात करें तो जब 700 रुपये में खर्च में नहीं होता था, तो हमने कुछ बिजनेस का ट्रिक सोचा। उस वक्त दवा से लेके जो एफएमसीजी का काजू किशमिश होता है उसका सप्लाई शुरू किया गिरिडीह में। वो जो कॉलेज के बच्चे थे, हम पटना सिटी से किशमिश का पैकेट मंगवाते थे और उसका पैकेटिंग करवा के वो बच्चा लोग को 1 रुपये पैकेट देते थे, जितना पैकेट करोगे 1 रुपया तुमको मिलेगा। तो वो पैकेटिंग हम लोग बाज़ार में सप्लाई कराते थे और इस तरह से कुछ कमाई करके किसी तरह रहने लगे थे। तो सोच सकते हैं कि खिचड़ी खाकर एक किसी तरह से जुगाड़ करके प्रारंभिक जो लाइफ था गिरिडीह का उसको जिए, लेकिन कभी किसी को फिर इस ज़िंदगी का शिकायत नहीं किए, ना ही किसी को दुख दर्द बताएं, क्योंकि हम जानते थे कि अगर जख्म दिखाओगे तो लोग नमक लेके खड़े हैं, वो दवा नहीं आपको जलन ज़्यादा देंगे। इसलिए हमने हौसला नहीं छोड़ा, हम पूरी हिम्मत और मेहनत और लगन से लगे रहे, अपने साइड में व्यवसाय को बढ़ाते रहे ताकि पत्रकारिता को ईमानदारी से कर सके। और ये दोनों को ताल में बैठा के आज हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से ना सिर्फ अपने घर परिवार को बल्कि जो पीड़ित और शोषित है उसको भी समाज के अनुसार मदद कर पा रहे हैं। सर आप कई समाज सेवा के जो कार्य वो कर रहे हैं, उसमें से अगर किसी को भी पूछा जाए तो जो प्यार बांटते चलो जो आपका कार्यक्रम है, इसके बारे में बताइए। ऑल टाइम फेवरेट पूरे गिरिडीह वासियों के लिए है। देखिए, प्यार बांटते चलो बहुत दिन के बाद हमारे साथी विजय सिंह और हम लोगों ने साथ में शुरू किया था। उससे पहले का वाकया बताते हैं कि हम जब अपनी कमाई करते थे, चाहे प्रेस से वेतन की बात हो, प्रेस से विज्ञापन के कमीशन की बात हो या बिजनेस से हो, तो उसका एक हिस्सा हम पीड़ितों की सेवा के लिए निकाल कर रखते थे। जाड़े में कंबल बांटना, मेरा शुरू से शौक था। मेरे गाड़ी में जाड़े में 10-20 कंबल एनी टाइम मिल जाता था। कहीं भी हम पीड़ित को देखते थे, हम ना तो तस्वीर खिंचाने का शौक थे, ना अखबारों की सुर्खियाँ बनने का। गाड़ी से चुपचाप निकालते थे, उसको उड़ाते थे, गाड़ी स्टार्ट करते थे, निकल जाते थे। उसको पता भी नहीं चल पाता था कौन दे के गया। ये शुरुआत से हम कर रहे थे। भोजन का पैकेट रहता था मेरी गाड़ी में, कहीं भी दिखा कि कोई ठंडे में ठिठुर रहा, उसको कंबल दिए, भोजन का एक पैकेट दिए जो वो यूज कर सके, और उस तरह से हमारा ये कारवां चलता रहा। हाँ, सबसे बड़ा वाकया आया, एक बच्ची जो कैंसर पीड़ित थी, उस वक्त गिरिडीह की डीसी हुआ करती थी वंदना दादेल मैडम। तो उन्होंने हमें कहा था, अरविंद जी इस बच्ची को इलाज के लिए कुछ मदद कराना। हमारे ओर से जो भी हो सका हम लोग किया, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे ट्रांसफ़र होकर, तो बच्ची को कौन देखेगा। तो हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपने साथियों के सहयोग से उस बच्ची का लगातार इलाज कराया, और उस बच्ची के इलाज में हमको लगता है कि कम से कम 4 से 5 लाख रुपए खर्च किए थे हम लोग उस बच्ची को ठीक करने में। आज बच्ची स्वस्थ है, अपने घर में है। अभी भी जब ज़रूरत पड़ता है, उसकी माँ आती है तो हम लोग दवा से लेके अन्य चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद एक वाकया हुआ था, एक न्यूज़ कवर के लिए हम लोग सदर अस्पताल गए थे, गिरिडीह सदर अस्पताल। तो वहाँ पर देखे कि महिला बाहर पड़ी हुई है। जब हम लोगों ने अस्पताल के कर्मी से पूछा ये क्या है, बोलो डेड बॉडी है। तो न्यूज़ के ख्याल से नज़दीक से हमारे कैमरामैन जो साथी थे वो गए, तो उसके शरीर में हल्का सा हलचल देखे। फिर उन डॉक्टर को बोले कि ये आप बोले डेड बॉडी हिल रहा है, बोला नहीं लास्ट है। तो हमको बोले लास्ट क्या होता है, अगर ये अंदर जान है तो इसको बचाने का प्रयास किया जा सकता है, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है। तो बोले नहीं, इसका पूरा गर्दन जला हुआ है और इसको इलाज कराने के लिए यहाँ नहीं होगा, कहीं बाहर ले जाना पड़ेगा। तो बाहर ले जाने में इसको 40 से 50 रुपये खर्च हो, कौन देगा। तब हमने सोचा कि जिंदा आदमी को लाश के रूप में तब्दील नहीं होने देंगे। हम उस वक्त हमारे पास इतना सामर्थ्य था कि 40-50 हज़ार रुपये हम दे सके। तो उस महिला का तस्वीर खींच के हम उसमें एक न्यूज़ बनाए थे, हमको याद आज भी। उस न्यूज़ को जब गिरिडीह में तब जिंदा थे, हम उनको नमन करते हैं, डॉक्टर दीपक बगड़िया। वे उस खबर को पढ़कर, क्योंकि मेरा बायलाइन न्यूज़ छपा था, तो वो हमको बोले अरविंद उसको मेरे यहाँ ले आओ, हम कोशिश करते हैं ऑपरेशन कर बचाने का। उस महिला को हम लोग उठाकर सदर अस्पताल से लाके नवजीवन में भर्ती कराए थे, और उसका ऑपरेशन हुआ, सफल ऑपरेशन हुआ, और वो लेडीज बच गई। ये लगभग 15-16 साल पहले की बात है, और 16 साल से आज वो लेडी पूरी तरह स्वस्थ है। और आपको आश्चर्य होगा कि इन 16 सालों से चाहे कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, उसके खाने पीने से लेके कपड़े का सारा अरेंजमेंट मैं खुद करता हूँ। और एक बार हम बोले भी कि आप कुछ काम करो,
कुछ काम क्यों नहीं करती, कुछ काम भी की, सरस्वती वाहिनी या कुछ है उसमें खिचड़ी बनाने का काम की, लेकिन तबीयत खराब हो, फिर करते रहे। हम उसको बोले कि अरे हम कब तक कर देंगे, तुमको कुछ करो अपना। तो उसका एक ही बात था कि बचाए हैं तो करना पड़ेगा। तो हम आज भी निभा रहे हैं उसको। इसके अलावा आपको शायद मालूम होगा, बहुत सारे लोग उस वक्त मीडिया में भी आया था, बेंगाबाद की एक गरीब लड़की थी, उसकी शादी लग गई थी, लेकिन शादी के इन मौके पर उसके फादर भाग गए थे, लाइबिलिटी नहीं दो पा रहे थे तो घर छोड़ के भाग गए थे। तो हमने अपने खर्च पर उस बच्ची की शादी करवाई थी, पूरे धूमधाम से बेंगाबाद के मंदिर में ही। उसमें ना तो सिर्फ बारातियों का स्वागत किया गया था, बल्कि जो एक बेटी को विदा करने के लिए जो दिया जाता है वो तमाम चीज़ों को दिया गया था। वो यादगार क्षण है। इसके अलावा कई लोगों को, पीड़ितों को मदद की। उसके बाद जब विजय सिंह जी और हम लोगों ने सोचा कि कितने इंडिविजुअल लोगों को मदद कर पाएंगे, तो हम लोगों ने प्यार बांटते चलो अभियान को शुरू किया था। और उसमें हम लोगों ने लोगों को भूखे को भोजन, कोई भूखा पेट सोए नहीं, इस संकल्प के साथ प्यार बांटते अभियान की शुरुआत की थी। और 5 रुपये हम लोग इसलिए लेते थे ताकि वे स्वाभिमान के साथ खाना खा सके। उसे ये नहीं लगे कि हम फ्री का या मुफ्त का खाना खा रहे हैं तो किसी को स्वाभिमान, किसी को ऊपर ठेस पहुंचे। इसलिए हम लोगों ने निर्धारित किया 5 रुपया। कई बार ऐसा वाकया होता था कि वो जो 5 रुपये दे के खाना खाते थे, कई बार हम लोग को डांटते भी थे कि हराम के खाते हैं, क्या पैसा दे खाते हैं, ये आज खाना ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। तो हम लोग माफ़ी मांगते थे कि गलती हुई, कल से ठीक करेंगे। तो ऐसे वाकया चलता रहा, प्यार बांटते चलो अभियान चलता रहा। और आज भी प्यार बांटते चलो अभियान रोटरी के द्वारा संचालित है। कोरोना काल में थोड़ा सा बाधित हुआ था, लेकिन शहर के कई लोगों ने सहयोग किया था और प्यार बांटते चलो अभियान हम लोग 3 साल चलाए थे, आज भी चल रहा है। लेकिन वो अभियान बंद हुआ, प्यार बांटते चलो कार्यक्रम कभी हम लोगों ने बंद नहीं किया। जी सर। सर, अब आपके ऊपर एक और जिम्मेवारी आ गई है, रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन बन गए हैं। तो आपके चेयरमैन बनने के बाद आपके कार्यकाल में क्या क्या, अगर जो समस्या और जिस क्षेत्र में रेड क्रॉस काम करती है, क्या क्या आपके द्वारा निपटान किया जाए? देखिए, रेड क्रॉस पूरी तरह से एक तरह सोचिए कि पीड़ित मानवता की सेवा के लिए बना हुआ है। सेवा के क्षेत्र के लिए, सेवा के संकल्प के साथ लोग आते हैं। आज मैं बता दूं कि इसके पहले जब बिरहोर विकास समिति यहाँ बना था तो उसके सचिव हमको बनाया गया था। अध्यक्ष गुणवंत सिंह सलूजा जी थे, आज भी हैं। तो हम लोगों ने एक संकल्प किया था, जब बिरहोर बस्ती का दौरा किए थे तो बिरहोरों की जब स्थिति देखे थे, बिरहोरों के बच्चों को देखा था, तो मन व्यथित हुआ था कि आज भी लोग, इस काल में भी लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। वहाँ आज भी वो पत्तों का जो बना हुआ था गुफानुमा, उसमें 20-25 परिवार रहते थे। तो मैं आज भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वंदना दादल मैडम का, जिन्होंने अभियान चलाया था और ना सिर्फ बिरहोर बस्ती का कायाकल्प किया, बल्कि बिरहोर बच्चों को लाकर शिक्षित करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया था कि बिरहोर बच्चों को लाएंगे गिरिडीह में। तो जो भाषा नहीं समझता था हम लोग को, जब उसको लाकर पढ़ाने की बात किए थे तो लोगों को दिमाग में नहीं, कैसे उसको बच्चों को पढ़ाओगे जिसको भाषा नहीं समझ पाते हो। लेकिन हम लोगों ने संकल्प लिया था, शुरुआती दौर में पचम्बा में भाड़े के मकान में रखकर 10 से 15 बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे जिला प्रशासन के सहयोग से आज खुशी इस बात की है कि भव्य छात्रावास, बिरहोर छात्रावास गिरिडीह में बन गया है, जहाँ न सिर्फ बिरहोर के बच्चे बल्कि हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चे भी आके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक उपलब्धि, तो उसको खुशी था। रेड क्रॉस एक ऐसा संस्थान है जहाँ से बहुत कुछ पीड़ितों के लिए किया जा सकता है। रेड क्रॉस से जुड़े हुए हम लोग को कई साल हो गए, रेड क्रॉस के आजीवन सदस्य हैं। कुछ कारणों से हम ये नहीं कहते, किसी को दोष नहीं देंगे कि क्या कारण था कि विकास नहीं हो पाया या काम नहीं हो पाया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ विवाद, आपस में टकराव, अहम और वहम की जो बातें होती, उसके कारण जो रेड क्रॉस की गतिविधियां थी वो ठप पड़ गई थी। इस बार हमने जब रांची से वापस गिरिडीह में कदम रखा तो उसी को संकल्प लिया था कि इस संस्था को भी हम बुलंदियों पर ले जाएंगे और जो सोच है, जो इसका उद्देश्य है, उसे पूरा करेंगे। तब हमने चुनाव लड़ने का मन बनाया, लोगों से संपर्क किया, रेड क्रॉस के सदस्यों से चुनाव लड़ा कार्यकारिणी के लिए। कार्यकारिणी में सेकंड हाईएस्ट हमको वोट मिला, जीत हुई। कार्यकारिणी के सदस्यों का शुक्रगुजार है कि इन लोगों ने 10 ने मिलकर हमारे साथ
9 लोगों के सर्वसम्मति से मुझे चेयरमैन का पद दिया गया। और अब मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि जो कोई भी प्रतिष्ठा है, जैसे 20 रुपया में आज डॉक्टर का फ़ी 500 रुपया, 1000 रुपया, तो हर गरीब का बस का बात नहीं है कि वो 500 रुपया डॉक्टर का फीस देके 1000 रुपया फीस देके इलाज करा सके। तो क्या करता है कि जब बीमार पड़ता है तो दवा दुकान में जाता है, अपनी बीमारी को बताता है, दवा लेता है। कई बार देखते होंगे कि नीम हकीम खतरे जाने वाली बात होती है तो वो रोग ठीक होने पर और बढ़ जाता है। तो वैसे लोगों दर्द कहीं ना कहीं हम लोग को लगा। अब हम लोगों ने फिर से ओपीडी सेवा शुरू करने का मन बनाया है कि वहाँ डॉक्टर का चेम्बर करेंगे। डॉक्टर साथी हमारे हैं, सहयोगी सदस्य हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप 1 घंटे का समय महीने में एक बार दीजिए। और पैसा दुनिया में कमाने के लिए बहुत कुछ है, पैसा कमाने का बहुत जरिया है, लेकिन सेवा का मौका अगर आपको ज़िंदगी में मिल रहा है तो उसको कीजिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि 1 घंटा महीने में भी देंगे तो हमारे ही टीम में, रेड क्रॉस की टीम में 30 से 35 सिर्फ डॉक्टर हैं। अगर 1 घंटा भी महीने में देते हैं तो 30 दिन का हमारा आराम से निकल जाएगा। तो 1 घंटे का सेवा ओपीडी 20 रुपये में हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात होता है, कई मेरे डॉक्टर हैं जो गरीब 20 रुपये में दिखाने आ रहा है, वो दवा खरीद पाएगा क्या? नहीं खरीद पाएगा। तो उसको दवा हम लोग जो फिजिशियन सैंपल डॉक्टर को मिलता है उससे देने का प्रयास करते हैं। और अब हम लोगों ने एक और बात सोची है कि डीसी साहब से बात करके जेनरिक दवा, ताकि कम कीमत पर उसको इलाज हो, ये दवा भी मिल सके। तो रेड क्रॉस में जेनरिक दवा का भी हम लोग सेंटर करेंगे ताकि 20 रुपये में इलाज और 30 रुपये में दवा, 50 रुपये में वो ठीक हो जाए। इसके अलावा और जो योजनाएं हैं उसमें हमारा फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है। हम लोगों के जब फिजियोथेरेपी के संयोजक बनाए गए थे तो हमने प्रयास करके, चूँकि एक ही कमरे में पहले चलता था लेडीज जेंट्स, तो हमको अच्छा लगता था कि लेडीज आ रही है और जेंट्स के चेंबर में रहे, तो हमने लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग चेंबर की है। तो फिजियोथेरेपी को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करेंगे ताकि ना सिर्फ गिरिडीह शहर के लोग बल्कि आस पास के जो लोग हैं वे भी इसका लाभ ले सके। क्योंकि आज देखते होंगे इलाज जो डॉक्टर करते हैं कई मामलों में फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं। फिजियोथेरेपी को भी हम लोगों ने न्यूनतम दर पर वो सेवा उपलब्ध करा रखा है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसको भी बेहतर कर सकें। इसके अलावा ब्लड बैंक, क्योंकि गिरिडीह जिले में थैलीसीमिया पीड़ित बहुत बच्चे हैं, तो ब्लड बैंक पहले हम लोग के नियंत्रण में था, रेड क्रॉस के नियंत्रण में था। आज भी उसका ब्लड जो डीसी साहब ने रक्त अधिकोष को बनाया है, उसका सचिव रेड क्रॉस के चेयरमैन को ही बनाया है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि खून की कमी से गिरिडीह के किसी भी व्यक्ति की मौत ना हो। तो हमने 2 संकल्प लिया है कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना होने देंगे। इसके अलावा हम लोगों ने डिजिटल ब्लड बैंक की स्थापना की बात कही है। डिजिटल में क्या, जो डोनर है, होता क्या है कि एक साथ 300 यूनिट अगर डोनेट कर दिए तो हम ये नहीं कहते कि उसकी गड़बड़ियाँ होती है, लेकिन कई बार हम लोग को जब ज़्यादा ब्लड आ गया तो उसको हम लोग को धनबाद भेज देना पड़ा, और जब यहाँ का जरूरत पड़ता है तो हम लोग को मिलता नहीं है। तो हम लोगों ने डिजिटल ब्लड बैंक की स्थापना की। जो डोनर है उसका सूची रहेगा, ब्लड डोनेट नहीं करेगा। इमरजेंसी में जब किसी को भी रात को भी अगर जरूरत पड़ेगा किसी भी ब्लड ग्रुप का, तो अपने डोनर के लिस्ट से दिखा के उससे बुलाकर और उससे हम उसको डोनेट करवा सकते हैं। एक एक ब्लड ग्रुप का 50-50 लोगों का समूह रहेगा। जैसे बी पॉजिटिव का 50, ए पॉजिटिव है 50, ए बी पॉजिटिव है 50, ओ पॉजिटिव 50, मतलब एक बड़ा, चूँकि नेगेटिव ग्रुप के नेगेटिव रक्तदाताओं की बहुत संख्या कम है, तो उसको हम लोग रिजर्व में रखते हैं कि ताकि आपात स्थिति में किसी को तुरंत बुला के दिलाया जा सके। तो डोनर का लिस्ट रहेगा, और जब भी किसी को जरूरत पड़ेगा, ऐसे ब्लड बैंक को खाली नहीं रखेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं, जितना ज़रूरत है उसके अनुसार रहे, और बाकी डोनर मेरा खड़ा रहे। अगर किसी कारण से आज मान लीजिए कि महेश नाम का कोई डोनर है, उसको हम लोगों ने बोला और वो बाहर है, तो उसकी जगह में रमेश को बुला के हम लोग डोनेट करा सकते हैं, लेकिन एट ए टाइम हम उसको रक्त दे सके। तो ये तमाम तैयारियां हैं। इसके अलावा और कई सुविधाएं हम लोगों ने सोच रखी है कि लोगों को मिले। समय समय पर हम लोग कैंप की व्यवस्था करें, ताकि उसका बहुत सारे जांच की व्यवस्था गिरिडीह शहर में नहीं है अभी भी। तो हम लोग विभिन्न कंपनियों से बात करके, बड़े बड़े हॉस्पिटल से बात करके यहाँ पर स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाएंगे ताकि उसका लाभ लोग ले सकें। तो ये तमाम चीज़ें स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जागरूकता होनी चाहिए लोगों में, ये तमाम चीज़ों को क्रियान्वित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे टीम में इस बार सब एनर्जेटिक
पर्सन चुन के आए हैं, जो कुछ कर गुजरने का तमन्ना लेके आए हैं, सेवा के भाव से आए हैं। तो हम अपनी पूरी टीम को एक साथ लेकर रेड क्रॉस को बुलंदियों पर ले जाने का संकल्प लिए। जी सर, गिरिडीह के नागरिक के तौर पर आप देखते हैं तो गिरिडीह में और क्या-क्या सुधार किया जा सकता है? देखिए, आज ही हम लोगों ने सेमिनार अटेंड किया। नो डाउट आज गिरिडीह का खुशनसीबी है कि यहाँ पर कुछ करने के जज्बे के साथ गिरिडीह के डीसी भी आए हुए हैं और एसपी भी आए हुए हैं, और सब प्रशासनिक अधिकारी बहुत अच्छे भी हैं, चाहे एसडीओ की बात कर लें। तो सुधार की तो बहुत ज़रूरत है। आप देख सकते होंगे कि शहर की आबादी जैसे-जैसे बढ़ी है, वो उसी तरह से शहर सिमटता गया। तो आज ट्रैफिक समस्या बहुत बड़ी है। हम लोगों ने बात की है, स्थानीय विधायक भी उस प्रयास में लगे हुए हैं कि किस तरह से बाईपास करें ताकि भारी वाहनों का प्रवेश बाहर ही हो जाए। तो गिरिडीह शहर में भारी वाहनों का प्रवेश नहीं होगा तो जो ट्रैफिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है वो दूर होगी। तो उसके लिए सारे लोग लगे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक। तो एक ट्रैफिक समस्या हो गया। दूसरी, गिरिडीह में आज भी बेहतर चिकित्सा सुविधा का अभाव है। आप देखते होंगे कि थोड़ा सा किसी को कुछ होता है तो उसको रेफर कर दिया जाता है। तो हम सरकार से भी मांग करेंगे और हम इस दिशा में लोगों से बात भी करेंगे कि गिरिडीह सदर अस्पताल, चूँकि बहुत बड़ा अस्पताल है, उसमें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए, और जो डॉक्टर हैं, जिस तरह का डॉक्टर की ज़रूरत है, अगर यहाँ पदस्थापित कर दी जाए, और जो जाँच के लिए जो संयंत्र होनी चाहिए, अगर वे सब रहे यहाँ, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ से रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ेगी। रेफ़र का मार इतना दर्दनाक होता है। आप कई बार देखे होंगे कि जब कोई एक्सीडेंटल केस में या अन्य केस में यहाँ से रेफ़र करता है तो या तो धनबाद या तो रांची ले जाना पड़ता है। तो इतनी लंबी दूरी होती है कि कभी-कभी कई बार पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता और रास्ते में दम तोड़ देता है, तो ये दर्द होता है। तो हम लोग चाहेंगे कि गिरिडीह में चिकित्सा सुविधा कैसे बेहतर हो, ये इसका प्रयास किया जाएगा। सारे संस्थानों से राज के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर सरकार से गुजारिश करेंगे कि सदर अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएं। जो डॉक्टर हैं, उनको यहाँ पर नियुक्ति हो, महिला डॉक्टर की नियुक्ति हो। इस तरह अगर किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में नो डाउट काफ़ी आगे बढ़ा है गिरिडीह। शिक्षा संस्थानों की बहुत कमी थी, लेकिन आज कई उद्योगपति या अन्य लोग बड़े-बड़े स्कूल खोल रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल खोल रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार हुआ है। सरकार की भी योजनाएं हैं कि अच्छी स्कूल दें। सरकारी स्तर पर भी कई मॉडल स्कूल की स्थापना की गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में नो डाउट बहुत सुधार हुआ। लेकिन हायर शिक्षा की बात की जाए तो हायर शिक्षा की, उच्च शिक्षा की बात की जाए तो आज भी कमी है। यहाँ के बच्चे आज भी इंजीनियरिंग के लिए कोटा या दिल्ली या अन्य जगहों पर पलायन करते हैं। पलायन ही कहते हैं उसको, क्योंकि बच्चे माँ पिता घर पार को छोड़ के जाते हैं तो उसको पलायन ही कहेंगे। तो वो जाना पड़ता है, मजबूरी है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था अगर हो जाए तो बच्चों को राजस्थान, कोटा या अन्य दूसरे शहरों में बेंगलुरु या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड में एक समस्या युवाओं के लिए पलायन, रोजगार के तौर अगर की बात करें तो सर, पलायन को अगर रोकना तो लगभग असंभव वाली बात है। कम कैसे किया जा सकता है? ऐसा क्या रोजगार का व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए? देखिए, सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, चाहे सरकारी नौकरी नहीं है कि हम उसी पर रखते हैं कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसके बस की बातें घोषणा जो भी कर दे कि सबको नौकरी दे देंगे, इतनी नौकरी दे देंगे। नौकरी आत्मनिर्भर बनाना है। हमारा खुद का कहना है कि आप नौकरी नहीं दे सकते हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाइए। आज बेरोजगार लोन के लिए भटकना पड़ता है। सरकार घोषणा कर देती है, उसके बावजूद बैंक में लोन लेने के लिए जूते घिस जाते हैं बच्चों को, एजुकेशन लोन हो या बिजनेस लोन हो। तो इसको सरल कैसे बनाया जाए, कैसे उसको बिजनेस के क्षेत्र में कहे कि स्किल डेवलपमेंट करके, जो मेक इन इंडिया भी चल रहा है, उसको जिस तरह से हुनर है उस हुनर के हिसाब से अगर उसको रोजगार से जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा बेरोजगारी का हल होगा। कृषि प्रधान क्षेत्र भी हमारा है। आज भी आप देखते हैं हम वर्षा आधारित है। अगर वर्षा हुआ तो धान की खेती हुई, वर्षा नहीं हुई तो सुखाड़ आ गया। क्यों? क्या हम डैम का निर्माण नहीं कर सकते हैं? क्या हम सिंचाई संसाधनों का उपयोग व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हमारी मंशा साफ होनी चाहिए, चाहे सरकार हो या प्रशासन हो। अगर मंशा सही हो तो हम उस दिशा में काम कर सकते हैं। और जो लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद होता है सुखाड़ के नाम पर, हम मुआवजा देते हैं, गाँव में डैम हो जाए तो ये समस्या का समाधान खुद हो जाएगा। तो फिर ये सुखाड़ की स्थिति नहीं आएगी। और जब खेती गाँव में होने लगेगा तो पलायन की समस्या बहुत आसानी से रुकेगी। दूसरी बात, हमारा गिरिडीह, हम झारखंड की बात नहीं कर रहे, गिरिडीह की बात करते हैं, तो गिरिडीह में आप देख सकते हैं
कि कई उद्योग हैं, चाहे लौह उद्योग हो, माइका उद्योग तो थोड़ा सा मरनासानी स्थिति में चला गया था, लेकिन माइका उद्योग आज भी चल रहा है, जहाँ पर लोगों को रोजगार है। लेकिन जहाँ पर 100 लोग रोजगार करते थे वहाँ 10 है, तो 90 की छटनी हो गई है। तो लौह उद्योग आज बहुत तेजी से बढ़ा है, गिरिडीह में बहुत सारे उद्योग लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि स्थानीय लोगों को अगर वहाँ नौकरी मिलने लगे तो ना सिर्फ बेरोजगारी की समस्या होगी दूर होगी, बल्कि पलायन की समस्या से भी मुक्ति मिल सकती है। सर, आप पत्रकारिता से इतने लंबे समय तक जुड़े हैं, आपने प्रशासन को भी बहुत नज़दीक से देखा है और आम लोगों को बहुत नज़दीक से देखा है। क्या आपको लगता है प्रशासन और आम लोगों के बीच जो समन्वय है वो अभी अब कितना अच्छा है? देखिए, पहले कहा जा सकता है कि थोड़ी दूरियां होती थी, प्रशासन तो आम लोगों की पहुंच नहीं होती थी। लेकिन आज एक आम आदमी भी प्रशासन तक अपनी फरियाद, अपनी आवाज़ को आसानी से पहुंचा सकते हैं, ना कि मीडिया के माध्यम से सिर्फ नहीं। सरकार और प्रशासन की नीतियों की भी सराहना करनी होगी। आज चाहे डीसी हो या एसपी हो, फरियादियों के मिलने के लिए समय निर्धारित कर रखे हैं कि इतना बजे से इतना बजे तक मिलेंगे, उसकी फरियाद को सुनेंगे। तो लोग अपनी बातों को लेकर, अपने फरियाद को लेकर आसानी से पदाधिकारियों तक मिल सकते हैं। पहले ये नहीं थी, सुविधा नहीं थी। आज पोर्टल के माध्यम से घर बैठे आप अपनी समस्याओं को जिला के कलेक्टर, जिला के एसपी तक पहुंचा सकते हैं। आज ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज हुई है और निश्चित तौर पर इसमें मीडिया ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया है। प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी मीडिया है और हमारे मीडिया के साथी गिरिडीह में जो भी है 99% कह सकते हैं कि वे सकारात्मक सोच के हैं और उनकी ये सोच होती है कि जो जनता की समस्याएं हैं वो प्रशासन तक पहुंचाएं और प्रशासन उन समस्याओं का समाधान कैसे कर रहा है वो जनता तक पहुंचाएं। ये कड़ी का माध्यम चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, ये कर रहे हैं। कई बार कुछ गलतियां, इंसान है तो कुछ गलतियां होती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, लेकिन हम लोगों से अपील भी करेंगे कि आप पूरे विश्वास के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अगर सचमुच में आप पीड़ित हैं और प्रशासन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है किसी कारणों से, तो आप हमारे मीडिया के साथियों से, हमारे माध्यम से, हमारे मीडिया के साथियों के माध्यम से आप मिले और अपनी जो हकीकत बातें हैं वो दे, तो निश्चित तौर पर हम लोग एक माध्यम, एक कड़ी का काम करके प्रशासन तक उस बात को पहुंचाएंगे और उम्मीद करेंगे कि प्रशासन से ऐसे समस्याओं का निपटारा भी कर सके। जी सर, आखिर में 2 लाइन हमारे चैनल के लिए। चैनल की उपलब्धियों की हम शुभकामना देते हैं, पूरी टीम को बधाई देते हैं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र के वैसे लोगों की आवाज़ बनिए जो दबे कुचले हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जिनकी कुछ योगदान है समाज को, वैसे लोगों को सामने लाइए और एक अभियान चलाइए, क्रांति लाइए कि समाज के बदलाव के लिए और समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए। आज भी हमारे समाज में तमाम जागरूकता के बावजूद डायन प्रथा या तमाम महिला उत्पीड़न की घटनाएं होती है, तो इन घटनाओं को कैसे रोकें, इन कुरीतियों को कैसे दूर करें, अपने चैनल के माध्यम से अगर इसको करते हैं तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि ये चैनल जन जन की आवाज़ बने, जन जन का प्यार इसे मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारे चैनल के लिए सुझाव दिया और एक बार पुनः आपको शुभकामनाएं देते हैं चेयरमैन बनने के लिए। और एक बार धन्यवाद फिर से कि आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाले। धन्यवाद पूरी टीम को, और हम यही कहेंगे कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। जी सर।